सो लास्ट क्लास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे थे अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था? ठीक है, एक क्वेश्चन किया था हमने, बेसिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या सीखा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीखा था, ठीक है, किन किन सर्कमस्टेंसेस में डिसोल्यूशन हो सकता है, फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन का सिचुएशन देखा था, एंड कोर्ट कब कब डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकता है, राइट। देन वी हैव सीन डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अपने को सारा का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। सारा एसेट्स ट्रांसफर करोगे अदर देन कैश एंड बैंक, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। ये सारे बैलेंसेस जो एसेट साइड में है वो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एसेट साइड में आपको डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी लिखा हुआ हो सकता है, तो हम लोग जो आउटर कॉलम में वैल्यू होता है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। डेटर का ग्रॉस वैल्यू रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा एंड प्रोविजन को एक अलग लाइबिलिटी मान के रियलाइजेशन में क्लोज करना है। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, इफ डेटर लिखा हुआ है 10,000 लेस पीडीडी 1,000, तो आउटर कॉलम में 9,000 है, तो आप रियलाइजेशन में डेटर 9,000 ट्रांसफर नहीं करोगे। कितना ट्रांसफर करोगे? 10,000, एंड अलग से पीडीडी लाइबिलिटी समझ के हमारा क्लोज होगा। इज इट क्लियर? तो पहले सारा का सारा एसेट्स एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन में आएगा, तो एंट्री था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, राइट। देन सारा का सारा लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू अपन क्या करेंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कौन सा लाइबिलिटीज नहीं ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। पार्टनर का रिलेटिव लोन ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं होगा। इज इट क्लियर? यही सारा था। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सब कुछ आ जाता है, WCR, IFR, जनरल रिजर्व, ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व। हाँ, प्रोवाइडेड क्वेश्चन में ऑन द लाइबिलिटी साइड IFR है, ठीक है, एंड एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो बेस्ट रहता है आप इन्वेस्टमेंट एंड IFR दोनों को ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना। जब आपके पास IFR भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, देन यू विल ट्रांसफर IFR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर WCR के केस में भी सेम कहानी कर सकते हो। इफ देर इज एनी क्लेम फॉर WCR, तो आप क्या करना, पूरा का पूरा WCR को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना। इज इट क्लियर? फिर हम लोग एसेट्स को रियलाइज करते हैं। इज इट क्लियर? एसेट्स जब रियलाइज होता है, दो तीन तरीका था एसेट रियलाइज करने का, या तो हमें पैसा मिलेगा, या हमारा पार्टनर लेके चला जाएगा, या फिर अगेंस्ट द लाइबिलिटी हम किसी को दे देंगे। जब पैसा आएगा एसेट बेच के, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, एंड अगेंस्ट द लाइबिलिटी सेटल्ड करेंगे तो नो एंट्री। आई बात समझ में? वंस यू ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, फिर हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री में उन एसेट्स का नाम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव क्लोज्ड ऑल दी अकाउंट्स, राइट। एंड बैलेंस शीट के अंदर में फिर और जो जो अकाउंट्स बच गए उसको भी क्लोज कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उसमें सारे रिजर्व, सरप्लस एंड लॉसेस डाल दोगे। इज इट क्लियर? एंड कैश एंड बैंक अलग से ड्राफ्ट कर लोगे, तो इससे मेरा बैलेंस शीट पूरा का पूरा स्क्वायर्ड ऑफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन फिर हमने पढ़ा था, इफ कोई एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, देन वी हैव टू सी एसेट टेंजिबल है या फिर इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट है तो बुक वैल्यू पे रियलाइज्ड होगा, और इनटेंजिबल है तो कुछ नहीं करना, वो पूरा का पूरा लॉस है, राइट। एंड सिमिलरली गोज फॉर द लाइबिलिटी। इफ किसी भी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अपन क्या मानेंगे? पेड एट बुक वैल्यू, पेड एट बुक वैल्यू। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है या रिजर्व है? इट्स अ लाइबिलिटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नेवर अ रिजर्व। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज का सेविंग अकाउंट में डालना है वो पैसा, बिजनेस का कोई रिजर्व नहीं है। इट्स अ लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ऑलवेज आउटसाइड लाइबिलिटी। क्वेश्चन नहीं बोला तो अपने को पे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? देन कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी बोल रहा है क्वेश्चन, तो जिस वैल्यू में रियलाइज हो रहा है हमें बस उस वैल्यू पे फोकस करना है। उसका क्या वैल्यू था, कितना था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? इवन कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी था, अब वो एक्चुअल में लाइबिलिटी बन चुका है, तो हम हमारे बुक्स में उसको लाइबिलिटी बनाएंगे नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे? पे ऑफ कर देंगे। इज इट क्लियर?
आई बात समझ, जब भी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड जब भी एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो कैश टू रियलाइजेशन। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक बेसिक क्वेश्चंस किया था हमने, ठीक है। और एक, हाँ किसी को डाउट? और एक क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था उसी के ऊपर, और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था जून 24 में, वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में विल सी गार्नर वर्सेस मोरे रूल, ठीक है। आज टारगेट रहेगा कि ये क्वेश्चन करके गार्नर वर्सेस मोरे रूल को समझ लेते हैं, एंड देन फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करते रहेंगे। P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अच्छा एक बात तो आपने बताया नहीं मुझे कि डिसोल्यूशन के केस में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो कहां काम आएगा? चाहिए ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करना। तो रियलाइजेशन से क्या निकालोगे तुम लोग? रियलाइजेशन बनाते क्यों है? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन, एंड ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस का क्या करोगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला, पी क्यू आर तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बिजनेस एज ऑन 31 मार्च। अब बिजनेस बंद करना चाहते हैं और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट। और डिसोल्यूशन के केस में जब भी बैलेंस शीट दिया हुआ हो तो पहले मार्क कर लेंगे कौन सा आइटम रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। क्या कैपिटल जाएगा? नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जाएगा। अभी बताया ईपीएफ इज ए आउटसाइड लाइबिलिटी, इट इज नेवर अ रिजर्व। इसके पीछे वर्ड रिजर्व थोड़ी लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉयज के हक का पैसा, और नाम में भी लिखा हुआ है एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज के हिस्से का पैसा जो आपको डाल देना था अभी तक आपने नहीं डाला, तो इट्स आउटसाइड लाइबिलिटी। क्लियर है? ट्रेड क्रेडिटर जाएगा। फिर इधर एसेट साइड में ऐसा कोई आइटम जो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा? कैश एंड बैंक। इसको छोड़ के सारा का सारा रियलाइजेशन में डालना है। कभी भी पॉइंट्स पढ़ो ही मत, पहले तो रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ लो, डिसोल्यूशन में पूछा क्या है। रियलाइजेशन, कैश बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, बेसिक चीज पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन की बात करते हैं। रियलाइजेशन में क्या करेंगे? सारी एसेट्स एट बुक वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स किस तरफ लिखोगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो डेबिट साइड में ये आ जाएगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू ट्रेड डेटर्स, ठीक है। तो फटाफट रियलाइजेशन ड्राफ्ट करो। एंड सिमिलरली क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। हाँ 55,800 स्टॉक का वैल्यू। रियलाइजेशन अकाउंट बना के सारा एसेट्स एंड सारा लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले बैलेंस शीट में और भी जो है उसको भी खत्म करो। कैसे खत्म करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, एंड जनरल रिजर्व भी बांट देंगे। जनरल रिजर्व कैसे बांटोगे? इक्वली एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। तो इस रेशियो में बांट देंगे।
फटाफट पार्टनर्स कैपिटल भी ड्राफ्ट करो, उसमें लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,55,000, 2,20,000, 1,25,000। देन क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व 1,50,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये होते ही आपका जनरल रिजर्व खत्म, पार्टनर्स कैपिटल भी खत्म। ये विजिबल नहीं है। हाँ देन कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस को वहां डाल दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,200। इससे मेरा बैलेंस शीट को अब देखने का जरूरत ही नहीं है। हमेशा यही होना चाहिए, जब बेसिक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट स्क्वायर्ड ऑफ कर देना चाहिए। सारे के सारे लेजर का काम करके खत्म करो। एक बार बैलेंस शीट का काम खत्म, मुझे अब पूरे क्वेश्चन में बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट गई, खत्म। अब तो मुझे सिर्फ पॉइंट से लेना देना है, जो एडिशनल पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। वहां तक हो गया, सबका हो गया। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, थकने का नहीं। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर पार्टनरशिप, इसको अच्छे से कर लो। और इसमें हैवी ज्यादा कुछ करके जाने का जरूरत नहीं, यदि आपने अच्छे से स्टडी मैट ही कर लिया, इट विल बी मोर देन एनफ। बस आपको कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, तरीका पता होना चाहिए। इतना कैलकुलेटर क्या चीज का मार रहा है? जीआर को बांटने में 1,50,000 है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, एक का निकल जाएगा। 1,50,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 1,50,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 1। ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 30,000। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड, रियलाइजेशन के टाइम पे हमने तो बेचा ना, तो पैसा आएगा और एसेट्स जा रहा है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे अपन बाय कैश एंड बैंक, इनर कॉलम में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि और भी हो सकता है ना, बार बार लिखोगे इससे अच्छा एक ही बार में लिख देंगे। इनर कॉलम में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट बोल के 30,000 बेचा, राइट, क्लियर है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है वन ऑफ द क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर सम आइटम ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 25,000 एट 24,000। यानी क्या बोल रहा है, को एक क्रेडिटर है, वो क्या कर रहा है, कितना का क्रेडिटर, 24,000 वाला क्रेडिटर मुझसे 25,000 रुपए वाला फर्नीचर लेके जा रहा है। क्या हमें उसका कोई एंट्री करना है? लाइबिलिटीज को एसेट्स दे रहे हो तो एंट्री होगा क्या, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, कुछ भी नहीं करना, राइट। आगे क्या बोला था, रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्रेडिटर बच कितने गए, टोटल 1,24,000 का क्रेडिटर्स था, उसमें से 24,000 वाले को आपने क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, राइट। बाकी बच कितना गया, 1 लाख वाले को हम कितना पे कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट पे, यानी 95,000 में। तो हम तो जितना पे कर रहे हैं हमें उससे मतलब है। वंस एट बुक वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, हम सिर्फ फोकस करते हैं एग्रीड वैल्यू पे, जितने में तुम्हारा रियलाइजेशन हो रहा है।
तो हम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू कैश बैंक, इनर कॉलम में लिख देंगे क्रेडिटर्स, कितना पे कर रहे हैं 95,000। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 2 भी हो गया, और एक एक करके टिक मार सकता हूं, मेरा क्रेडिटर का काम हो गया। और इधर फर्नीचर में कितना रुपए का फर्नीचर का काम हो गया, 25,000 वाले फर्नीचर का काम हो गया। टोटल फर्नीचर कितने का था 1,05,000, उसमें से 25,000 वाला फर्नीचर तो गया, तो अब हमारे पास फर्नीचर कितना रुपए का बच गया। ठीक है जी, आगे देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द डेटर 9,000 प्रूव्ड बैड, मतलब डूब गए, वो पैसा नहीं दे रहे, रिमेनिंग वेर फुल्ली रियलाइज। तो हमें जो डूब गया वो डूब गया, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल डेटर्स थे कितने 1,56,000, तो पैसा कितना मिल रहा है 9,000 माइनस कर दो तो बाकी पैसा तो आपको मिल ही रहा है, तो 1,47,000 मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक, इनर कॉलम में लिख देंगे डेटर्स, यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी कैश एंड बैंक, कितना मिला डेटर से 1,47,000। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो मेरा पॉइंट नंबर 3 भी हो गया, और डेटर सारे के सारे काम हो गए, तो टिक मार दिया मैंने डेटर पे भी। द अदर एसेट्स वे रियलाइज्ड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग, ओके पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ऑलरेडी बाय कैश एंड बैंक लिख रखा है, तो इनर कॉलम में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रुपए मिल रहा है 5,25,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी डन। ऐसे टिक क्यों मारना है, ताकि हमें पता रहे कोई एसेट या लाइबिलिटी छूट तो नहीं गया है, क्योंकि यदि छूट गया होगा तो बुक वैल्यू में काम करना पड़ेगा अपने को। मशीनरी कितने में बेचा 1 लाख, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कितने का था, हमने तो जितने पे बेचा बस उतना का एंट्री कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। फर्नीचर रिमेनिंग टू कवर बाय पी एट ₹75,000, यानी जो बचा हुआ फर्नीचर था वो कौन लेके जा रहा है, पी पार्टनर लेके जा रहा है, पी तो हमारा पार्टनर है, तो एंट्री क्या होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे बाय पीस कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख देंगे, क्यों लिखा फर्नीचर लेके जा रहे हैं तो ब्रैकेट में फर्नीचर लिख देंगे, कितना रुपए 75,000 सीधा आउटर कॉलम में। क्लियर है? नेक्स्ट स्टॉक 60,000 में बिक रहा है, तो इनर कॉलम में जहां हमने बाई कैश एंड बैंक लिखा था वहां 60,000 स्टॉक लिख देते हैं। तो इसका मतलब मेरा फर्नीचर हो गया, सारी एसेट्स का काम हो गया, तो इसका टोटल मार के आउटर कॉलम में लिख देंगे, टोटल मार के आउटर कॉलम में लिख दीजिए। कितना आ रहा है how much is the value we have received by realization of assets 9,32,000। ठीक है जी, देन एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 18,700, यानी एक्सपेंसेस पे किया होगा हमने, एंट्री क्या होता है रियलाइजेशन टू बैंक, तो टू कैश एंड बैंक तो लिखा हुआ ही है, उधर इनर कॉलम में लिख देते हैं एक्सपेंसेस 18,700, तो ये पॉइंट भी हो गया। फिर बोला देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच हैड टू बी रिपेड, तो हमें मतलब ही नहीं भाई, पेमेंट करना है पेमेंट कर दो, अनरिकॉर्डेड है, पेमेंट करना है तो पेमेंट करेंगे, तो एंट्री क्या होगा रियलाइजेशन टू कैश बैंक, तो रियलाइजेशन में टू कैश बैंक तो लिखा हुआ ही है, इनर कॉलम में लिख देते हैं रिपेयर आउटस्टैंडिंग, रिपेयर का पेमेंट बाकी था 3,500, पैसा जा रहा है, क्या हमने, और तो कोई पॉइंट है भी नहीं, क्या सारा लाइबिलिटीज का काम हो गया क्या,
ईपीएफटी को ना पेंडिंग है, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं तो क्या करेंगे, बुक वैल्यू पे पे ऑफ करो टू ईपीएफ 60,000 कैश एंड बैंक के अंदर में। अब इसका टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा, फिर रियलाइजेशन से जो भी प्रॉफिट लॉस लॉस आएगा आपका 80,000, जो आप बांट दोगे पार्टनर्स में एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड यही लॉस आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, उससे मुझे पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल बैलेंस मिलेगा जो अपन सेटल डाउन करेंगे थ्रू कैश एंड बैंक। कोई दिक्कत? 80,000 प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा आपका, नहीं सॉरी क्या नाम है, कितना, हाँ 24,000 का प्रॉफिट, 24,000 का प्रॉफिट। स्टेप्स क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है? देन पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो, जो भी पार्टनर्स का फाइनल बैलेंस आ रहा है दैट वी विल सेटल थ्रू कैश एंड बैंक। इफ शॉर्टफॉल है तो उन लोग पैसा लेके आएंगे, और एक्सेस कैपिटल है तो हम लोग क्या करेंगे, उनको पे ऑफ कर देंगे। किसी को भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। देन कैश एंड बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका मैच हो रहा होगा, पैसा आया तो डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स बोल के लिख देंगे, और गया है तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज करके हमने पेमेंट किया होगा, फिर पार्टनर को जितना पेमेंट किया वो कैश एंड बैंक में डाल दो, ऑटोमेटिकली आपका कैश और बैंक मैच हो रहा होगा। एंड इफ ये मैच नहीं हो रहा, कोई बैलेंस आ रहा है, दैट मीन्स हमने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। ये मैच होना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल। हाँ, टू रियलाइजेशन इनर कॉलम में सारा आइटम्स।
फिर से बोल रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। तो देखो, जो हमने सीखा था वैसे ही आया एग्जाम में। 8 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, फटाफट आप लोग मैनेज कर सकते थे, राइट। चलो नया कंसेप्ट सीखते हैं। अब क्या होता है जब डिसोल्यूशन होता है, ये जो अभी आपने किया, यहाँ क्या कर रहे थे आप लोग कि लास्ट में जो भी बैलेंस है पार्टनर का, या तो वो पैसा लेके जा रहे थे या फिर पैसा लेके आ रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या था, सारा का सारा पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, मतलब उनका कैपिटल ज्यादा ही था बिजनेस में, तो बिजनेस को ही रिटर्न में पैसा देना था, राइट। बट ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है। मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब उल्टा ज्यादा पैसा ले रखा है पार्टनर, मतलब बिजनेस को पैसा मिलना है। अब बिजनेस को पैसा मिलना है तो डिसोल्यूशन बंद हो रहा है धंधा, तो बिजनेस तो पैसा मांगेगा। लेकिन मांगने के टाइम इफ कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो क्या वो पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब है उसकी पर्सनल एसेट्स भी खत्म हो चुकी है, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है देने के लिए, राइट। तो अब क्या होगा, अब पार्टनर तो इंसॉल्वेंट है, वो बोलेगा मेरा डेबिट बैलेंस है तो है, मैं तो नहीं पैसा दे सकता, मेरे पास है ही नहीं। या तो मुझे मारो, मेरी किडनी निकाल लो, बेच दो, तब तो पैसा आ जाए तो बात अलग है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल इन द बिजनेस। मार काट थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना, तब फिर कैसे लेंगे? तो क्या करेंगे फिर? तब फिर एक अच्छा जजमेंट आया अंडर गार्नर वर्सेस मूरे रूल में, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, उसमें एक जजमेंट दिया गया, इफ कल को कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन हो रहा है तब पता चला कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है एंड उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो उसका जो शॉर्टफॉल अमाउंट है दैट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर, दैट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। यानी डिसोल्यूशन डेट पे जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो पैसा लेके आएंगे उस पार्टनर का जो इंसॉल्वेंट हो चुका है। लेकिन किस रेशियो में लेके आएंगे? नॉट इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। जब शॉर्टफॉल अमाउंट कोई भी सॉल्वेंट पार्टनर लेके आ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो लोग पीएसआर के अकॉर्डिंग नहीं लेके आएंगे, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब ये कैपिटल कौन सी डेट का? नॉट द कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट। जब आपने अपने बिजनेस का डिसोल्यूशन स्टार्ट किया है, जब आपने अपने बिजनेस का डिसोल्यूशन स्टार्ट किया है, उस टाइम जो कैपिटल पोजीशन है उस रेशियो में, यानी उस टाइम का कैपिटल का मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू कैपिटल एक्सेप्ट रियलाइजेशन, after doing all the adjustments related to capital except realization। यानी रियलाइजेशन के अंदर जो आप पार्टनर कैपिटल का नाम वाम लिखते हो ना, फिर उसको प्रॉफिट लॉस देते हो, उसको छोड़ दो, उसके अलावा सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल बैलेंस है उस रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर विल कंपनसेट ऑन बिहाफ ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर। समझ में आया? दैट इज द गार्नर वर्सेस मुरे रूल। क्या बोलता है, इंसॉल्वेंसी के टाइम में इफ कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, देन उसका शॉर्टफॉल अमाउंट कौन लेके आएगा? विल बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर में भी कौन सा पार्टनर? जिसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे नहीं हो, सपोज 4 पार्टनर है, ठीक है,
मैं इंसॉल्वेंट हो गया, अब मेरा पैसा बाकी 3 पार्टनर को लाना चाहिए एंड वो तीनों सॉल्वेंट है, बट उस 3 पार्टनर में भी किसी एक पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस चल रहा है, तो वो मेरे हिस्से का पैसा नहीं लेके आएगा। सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, मतलब बिजनेस में उसका पैसा ज्यादा लगा है, जमा है, तो उन लोग ही लेके आएंगे मेरा डेफिशिएंसी अमाउंट। आई बात समझ में? दैट टू किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट। डिसोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले जो कैपिटल रेशियो है उस रेशियो में लेके आएंगे। अब डिसोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले कैपिटल रेशियो बोले तो सिर्फ रियलाइजेशन का बात छोड़ दो, उसके अलावा कैपिटल में सब प्लस माइनस कर दो, मतलब जो कैपिटल बैलेंस है उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस प्लस माइनस कर दो, आईओसी, आईओडी सारा एडजस्टमेंट कर दो, फिर जो कैपिटल बैलेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट्स। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखो क्या बोला, इफ ए पार्टनर इज सॉल्वेंट बट हैविंग डेबिट बैलेंस देन सच पार्टनर विल नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। मतलब इफ कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और बाकी पार्टनर सॉल्वेंट है, लेकिन उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस आता है, तो फिर वो पैसा नहीं लेके आएगा फॉर द इंसॉल्वेंट पार्टनर। आई बात समझ में? इंसॉल्वेंट पार्टनर का पैसा कौन लेके आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल। अब कैपिटल कौन सी डेट का? जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट। और जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन का मतलब है रियलाइजेशन का कुछ भी एंट्री नहीं किया हमने कैपिटल अकाउंट में, उसको छोड़ के बाकी सारा एंट्री कर लो कैपिटल अकाउंट में। ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस, आईओसी, आईओडी, ड्रॉइंग्स, ये सब प्लस माइनस कर दो। उसके बाद जो कैपिटल बैलेंस आएगा उसको अपन बोलते हैं कैपिटल बैलेंस जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट। समझ में आया? क्लियर है? बट ये रूल कुछ सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। कहां एप्लीकेबल नहीं होगा? जहां पे सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस चल रहा है, क्योंकि लॉ रूल ही क्या बोलता है? सॉल्वेंट पार्टनर लाएगा लेकिन उनका कैपिटल क्या बैलेंस होना चाहिए? अब सारे ही पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, तो उन लोग इनसॉल्वेंट पार्टनर का पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना ही आप उनसे ले सकते हो। इज इट क्लियर? सेकेंडली, दो ही पार्टनर है। अब जब दो ही पार्टनर है तो चेक क्या करना भाई? वो बेचारा अकेला ही बचेगा, वो क्यों सारा बर्डन उठाए? राइट? फिर तो उसमें हमें रेशियो से मतलब ही नहीं है ना, रेशियो से हमें मतलब ही नहीं है। बोलता है ये रूल वहां एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे सिर्फ दो ही पार्टनर है। इज इट क्लियर? हाँ, देना पड़ेगा, लेकिन ये कैपिटल रेशियो, हैविंग क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ये सब चेक नहीं करेंगे ना। सिंपल सा बात है, दो पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट है तो सारा पैसा उसी को ही लाना है, उसमें हम थोड़ी चेक करेंगे कि उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल रेशियो, ये सब कुछ नहीं करेंगे। राइट? तो इसलिए बोलता है ये रूल जहां दो पार्टनर है वहां नहीं लगेगा, ठीक है? या फिर जहां पे सारे सॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, वहां पे भी नहीं लगेगा। या फिर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। अब सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कौन किसका लेके आएगा? कुछ भी नहीं है। अब जो बिजनेस से पैसा मांगता है डूब गया, इन लोग हाथ खड़ा कर देंगे मार्केट में, नहीं है पैसा। आई बात समझ में? या फिर हमने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि कल को कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो किस तरीके से डेफिशिएंसी का अमाउंट लेके आना है। राइट? पहले से एग्रीमेंट में लिख दिया था कि कल को कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके हिस्से का पैसा हम लोग कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि सबसे पहले सारे रूल्स गए तेल लेने, सारे सेक्शंस गए तेल लेने। पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल कंसेंट, और म्यूचुअली आप एग्री हो गए तो सब कुछ बंद हो जाता है, सारे रूल, सारे बुक, सारे सेक्शंस क्लोज, क्योंकि पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट पे चलता है। आई बात समझ में? तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला? यदि हमने पहले से म्यूचुअली कुछ डिसाइडेड किया हुआ है कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी कैसे पैसा लेके आएंगे, तो बस वैसे लेके आएंगे, तब ये रूल को अपने को देखना ही नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? कैपिटल बैलेंस जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट्स कैसे देखते हैं? We will do all the adjustments to capital, all the adjustments, salary, commission, drawings, accumulated profit, reserves, losses, IOD, IOC, everything plus minus कर लो except realization वाला। रियलाइजेशन में जो आप कैपिटल लिखते हो अंदर में, कभी कभी वो एसेट्स लेके जाता है, लाइबिलिटीज का पे ऑफ करता है, एक्सपेंसेस का पे ऑफ करता है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, वो सब हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसको छोड़ के बाकी सारा चीज हम कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस कर देंगे।
फिर हमें जो कैपिटल मिलेगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट्स। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? और एक चीज है यहाँ पे, कभी कभी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको स्टडी मेट में, जहां पे क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है बिजनेस में, बिजनेस में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, इवन पार्टनर्स भी नहीं ला पाएंगे। उस कंडीशन में आप क्या करना, जो क्रेडिटर्स होंगे ना, क्रेडिटर, उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही मत करना। वैसे कोई गलत नहीं है, ऐसे रूल बनाया हुआ है कि कल को आपके पास पैसा सफिशिएंट नहीं है तो आप क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही मत करो, क्योंकि आप पूरे क्रेडिटर को पेमेंट ही नहीं कर पाओगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं है और पार्टनर भी नहीं ला सकते, यानी आप 100% क्रेडिटर को पे ऑफ ही नहीं कर पाओगे। इफ आपने रियलाइजेशन में उसको लिखा, रियलाइजेशन में इसको लिखा, तो हमने तो पढ़ा है कि कोई भी लाइबिलिटी हो, इफ क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे ऑफ करोगे। अरे जब भाई पैसा ही नहीं है तो पे ऑफ कैसे करोगे? तो उस कंडीशन में बोला गया है कि रियलाइजेशन में आप उतना ही क्रेडिटर दिखाओ जितना को आप पे कर सकते हो, ठीक है, या फिर दिखाओ ही मत, अलग से क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, ठीक है, जितना पे कर सकते हो उतना तो पे कर दो, एंड बाकी को आप डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देना। शॉर्टफॉल है, डेफिशिएंसी है, नुकसान है, उपाय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। इज इट क्लियर? तो वो इतना दिमाग चले या नहीं चले कोई बात नहीं, वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, जहां पे साफ साफ दिखाई देगा कि हम क्रेडिटर को भी पे ऑफ नहीं कर सकते। उस कंडीशन में वैसा करना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अपन को सिंपल सा क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि पार्टनर सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है? क्वेश्चन खुद बोल देगा कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है, क्वेश्चन खुद बोल देगा, ठीक है। तो जब वो इंसॉल्वेंट है तो उसका जो भी डेबिट बैलेंस का पैसा होगा कौन लेके आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। विच कैपिटल? बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट्स। आई बात समझ में? बस इतना ही बदलता है गार्नर वर्सेस मूरे रूल के एप्लीकेबिलिटी से, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा। बाकी जो आपने अभी तक डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। इज इट क्लियर? वही रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, वही पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, वही पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, वैसे ही कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। क्लियर है? वही रूल है एसेट को रियलाइज करने का, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने का, बाकी कोई रूल चेंज नहीं होता है। बस रूल चेंज हुआ है किसके लिए? पार्टनर्स के लिए, कि शॉर्टफॉल पैसा कौन कैसे किस तरीके से लेके आएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? नोट्स लिख लिया ये आपने? तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन तो थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आएगा अपने को। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ योर बुक। हाँ, रीड करो एक बार सेल्फ। मैं वैसे भी पूरा पार्टनरशिप का सीरीज डाल के छोड़ दूंगा यूट्यूब में, कभी भी रिवाइज करना आराम से, या किसी जो भी कोई छोड़ के जाए तो इतना भी कर लेगा ना, हो जाएगा। कितना लेक्चर्स में हमने किया होगा? अप्रोक्सीमेटली 18-20 लेक्चर्स लगेंगे शायद, या 22 लेक्चर्स, पूरा पार्टनरशिप कवरिंग 1.5 or 2 hour each lecture। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. No partner salary और interest on capital being allowed, यानी कोई भी सैलरी या IOC नहीं देना, ठीक है। Their balance sheet on 30th June 2022 is as follows। 30 जून का बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आफ्टर ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, एंड देन नॉर्मल तरीके से अपन
करते जाएंगे। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, रियलाइजेशन तो बनाना ही है। तो पहले मुझे बताओ बैलेंस शीट में से कौन सा आइटम रियलाइजेशन में नहीं जाएगा? लायबिलिटी साइड कैपिटल नहीं जाएगा, करंट अकाउंट नहीं जाएगा, लोन फ्रॉम पी नहीं जाएगा। यही लोन फ्रॉम पीज वाइफ लिखा होता तो तब जाता, रिलेटिव्स लोन ट्रांसफर होता है। ट्रेड क्रेडिटर जाएगा। एसेट साइड में आर्स करेंट अकाउंट नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं जाएगा, प्रोविजन जाएगा। ध्यान रखना डेटर्स किस वैल्यू पे जाएगा? 2000, और प्रोविजन अलग से लाइबिलिटी मान के क्लोज करना है। इज इट क्लियर? कैश एट बैंक नहीं जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में एट बुक वैल्यू ये सारा तो हम ट्रांसफर कर ही सकते हैं, है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, और इन सब का वैल्यू आ जाएगा। क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये दो आइटम आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? एकदम सिंपल सा फंडा है। आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करें? सारा का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। करो फटाफट रियलाइजेशन ड्राफ्ट करके, फिर धीरे धीरे एक एक चीज करके समझते हैं। ये तो एकदम बेसिक चीज है जो आपको आती है। सब कुछ वही नॉर्मल डिसोल्यूशन में जो होता है, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक। करंट नहीं, करंट का जो भी बैलेंस है आप डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है? तो पहले रियलाइजेशन में सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू ट्रांसफर हो गया। अब थोड़ा सा जगह छोड़ के आप क्या बनाओगे? कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ पी क्यू आर, जहां पे पी क्यू आर का ओपनिंग बैलेंस लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000 एंड 10,000, जिससे कैपिटल भी क्लोज हो जाएगा। फिक्स एसेट्स क्लोज कर दिया। आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है ना बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 100 रुपए से, और डेबिट साइड में टू डेटर्स कितने से लिखा? 2,000 रुपए से। कभी भी ये गलती मत करना कि आप नेट वैल्यू लिख दो, मार्क्स चला जाएगा। तो अलग से कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट करो और उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, 20, 10, एंड देन उसी कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दो। पी और क्यू का तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय करंट अकाउंट, पी के नीचे में चला जाएगा 500 और क्यू का कॉलम में 9,000।
और आर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब उससे लेना है तो उसके कैपिटल से अपन कम कर देगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट का डेबिट में लिखोगे टू आर्स करंट अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर कर दो डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया हुआ, इट मींस इट इज अ लॉस, तो लॉस है तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल का डेबिट में किस रेशियो में डाल देंगे, 3:2:1। तो पीएनएल अकाउंट को भी क्लोज कर दो, तो ये गया ये गया, करंट अकाउंट क्लोज हो गया, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, क्रेडिटर क्लोज हो चुका, स्टॉक, डेटर, पीडीडी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ये सारे क्लोज हो गए। तो एक सेपरेट अकाउंट और बनाना पड़ेगा, लोन फ्रॉम पी। पहला काम ही यही होता है, सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अकाउंट्स को क्लोज करना, और जिसको क्लोज नहीं करना उसका लेजर बना के छोड़ दो। हाँ, पी का लोन अकाउंट बनाओ। बन गया। कैश एंड बैंक अकाउंट भी ड्राफ्ट कर लो, उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। यहां तक क्लियर है? यानी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पी क्यू आर 2020-10, बाय करेंट अकाउंट 509,000, टू करेंट अकाउंट 400 रुपए, यही किया आपने। टू प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 को आपने बांटा होगा कितना कितना, 642, ये हो गया। अब कल को क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी के बारे में बोले तो अभी जो कैपिटल बैलेंस आ रहा है ना, दैट इज द कैपिटल बैलेंस जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट्स। क्लियर है? प्लस माइनस करने के बाद अब देखो आगे क्या बोल रहा है। On 1st July, the partnership was dissolved. Motor vehicle was taken over by Q at a value of 500, but no cash passed specifically in respect of this transaction. यानी Q लेके जा रहा है कितने में, 500 रुपए में, तो एंट्री क्या होगा, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में अपन क्या लिख देंगे, बाय Q's कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख दोगे मोटर व्हीकल, एंड वैल्यू आ जाएगा 500, और Q के कैपिटल में लिखेंगे डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में मोटर व्हीकल, और Q के कॉलम के नीचे में आप डाल दोगे 500। ठीक है, पहले इसका कर लो। कुछ नहीं, उसने पैसा नहीं दिया, बस वो लेके चले गए, इसका मतलब उसके कैपिटल से एडजस्ट करो।
किया रियलाइजेशन का क्रेडिट में आपने लिखा होगा बाय क्यूज कैपिटल 500 और क्यू के कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन, क्यू के कॉलम के नीचे 500। क्लियर है? आगे बोला है सेल ऑफ अदर एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग। इतना पैसा आया तो देखो पैसा आया तो क्या होगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में बाय बैंक, इनर कॉलम में लिख देंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7000, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5000, स्टॉक 3000 एंड ट्रेड डेटर से 1600। इतना पैसा आया हमारे पास। तो कौन सी एसेट का काम हो चुका, टिक मारते हैं। ट्रेडमार्क से 1 रुपए भी नहीं मिला, ट्रेडमार्क इज एन इंटेंजिबल एसेट, और क्वेश्चन बोल रहा है नील, मतलब कुछ नहीं मिला। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से पैसा कुछ ना कुछ मिला है, हो गया काम। प्लांट एंड इक्विपमेंट डन, मोटर व्हीकल पार्टनर लेके चला गया था, डन। स्टॉक डन, डेटर्स डन, दैट मीन सारी की सारी एसेट्स का काम हो गया। तो आउटर कॉलम में आप वैल्यू डाल सकते हो एसेट से रियलाइज करके जो भी आया है 16,600। क्लियर है? ठीक है, यही 16,600 आप कैश एंड बैंक का डेबिट में लिख सकते हो टू रियलाइजेशन बोल के, है ना? अरे पैसा आया है तो कैश एंड बैंक अकाउंट का डेबिट में भी तो आएगा, डुअल इंपैक्ट। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स बोल के 16,600। हाँ ठीक है। आगे बोला ट्रेड क्रेडिटर्स वेर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1500। तो यानी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू कैश एंड बैंक, इनर कॉलम में लिखेंगे क्रेडिटर कितना 11,700 और एक्सपेंसेस 1500 रुपए। नहीं, अलग अलग अभी तो प्रेजेंट करना सिखाया था। नहीं, मार्क्स चाहिए ना अच्छे से, प्रेजेंटेशन किया था ना मैंने, फॉलो द प्रेजेंटेशन। क्योंकि आईसीआई साफ साफ बोलता है कि आप क्वेश्चन कोई भी आगे पीछे अटेम्प्ट करो चलेगा, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेट प्रॉपर्ली यूज करोगे। नेक्स्ट लोन फ्रॉम पी वाज रीपेड, तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पी के लोन अकाउंट में लिख देंगे हम लोग टू बैंक, क्योंकि पी का लोन अकाउंट बना के हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, उसके डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक और पी का लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। हाँ तभी भी पे ही करते, तभी भी पे ही करते, अरे लिख दिया इन्होंने, नहीं भी लिखते तभी भी अपन पे करते। क्लियर है यहां तक? इससे हम लोग रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रोविजन कभी पे ऑफ नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड में आ गया, मतलब मेरे प्रॉफिट में काउंट हो गया। तो अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस लॉस आ रहा है क्या 51,000। जिसको प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आया एक बार देख लो प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैंने 2 बार टू बैंक लिख दिया, बट कोई बात नहीं, आपने एक बार लिखा और इनर कॉलम में क्रेडिटर और एक्सपेंसेस लिख दिया, काम हो जाएगा। बट आपको एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा कौन सा चीज का पैसा आया और गया।
यहां तक ठीक है, रियलाइजेशन डन है सबका। तो अब क्या करेंगे, पार्टनर्स का बैलेंस निकालोगे, और पार्टनर्स का बैलेंस जब निकालोगे तो देखो आगे क्या बोल रहा है, पी एन क्यू वर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट, यानी पी एन क्यू का तो कोई भी डेबिट बैलेंस आएगा तो उन लोग अपना पैसा लेके आ जाएगा, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, आर वॉज फोर्स्ड इनटू bankruptcy and was only able to bring 1/3 of the amount due। आर कितना पैसा लेके आ पाएगा, 1/3। तो पहले आर का बैलेंस निकालो, तो वो कितना पैसा बैलेंस आ रहा है उसका। आर के क्रेडिट में आपने 10,300 लिखा है, और डेबिट साइड में 8,500, 2,000 एंड 400, ये तीन वैल्यू लिखा है। तो आर का बैलेंस कितना आ रहा है, क्या, अच्छा वो तो छोड़ो, वो छोड़ दो, 300 तो वो लेके आएगा, यानी आर का क्रेडिट में, आर का क्रेडिट में 10,000 लिखा आपने, है ना, और उसके बाद डेबिट साइड में ये तीन वैल्यू लिखा होगा, तो आर का बैलेंस कितना आ रहा है, 900 रुपए डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है ना, यानी उसको 900 रुपए लेके आना चाहिए, लेकिन वो कितना ला पाएगा, 1/3 ही लेके आ पाएगा ना। तो जब वो लाएगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, तो आर कैपिटल में लिख देंगे बाई बैंक, 900 का 1/3 वो लेके आ पा रहा है 300 रुपए, राइट। आपके पास बैलेंस कितना आ रहा है आर का, क्या हो गया है तुमको, अबे 10,000 क्रेडिट साइड में है और डेबिट साइड माइनस करेगा तभी तो बैलेंस आएगा ना। डेबिट साइड में कितना है टोटल, 8 2 10, 10,900, तो और क्रेडिट साइड में 10,000, तो डिफरेंस कितना हुआ, 900 रुपीज का। 900 का शॉर्टफॉल है आर का कैपिटल, तो आर को 900 लेके आना है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर बैंकरप्ट हो गया तो वो कितना लेके आ पा रहा है, सिर्फ 1/3 ऑफ द अमाउंट, यानी कितना लेके आना है, 900, उसका 1/3 बोले तो 300 रुपए। तो जब 300 रुपए आर लेके आएगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, तो आर कैपिटल में लिखेंगे अपन बाय बैंक 300 रुपए, और वही चीज अपन बैंक में डेबिट साइड में लिख देंगे टू आर्स कैपिटल, 300 रुपए लेके आया ना वो। क्लियर है, अब उसका शॉर्टफॉल कितना है, ये कौन लाएगा, पीएनक्यू सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट। तो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट उनका कैपिटल कैसा पोजीशन में था, यही तो था जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट का पोजीशन। तो उनका रेशियो कितना आ रहा है, कैपिटल बैलेंस जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट, अभी भी गलत गलत निकाल रहे हो। गार्नर वर्सेस मूरे में क्या लिखा हुआ था, कैपिटल बैलेंस, ठीक है, कैपिटल बैलेंस के बारे में लिखा हुआ था, आपने यहां पे क्या कर दिया, करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया है ना, राइट। तो करंट थोड़ी देखना है अपने को, क्या देखना है, सिर्फ कैपिटल बैलेंस, सिर्फ कैपिटल बैलेंस। जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल तो फिक्स होता है ना, तो हमें तो वही वाला लेना है, और जब फिक्स कैपिटल मेथड है तो हमेशा पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस ही होगा। जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है देन वी डू ऑल द ट्रांजेक्शंस इन करंट अकाउंट, राइट। तो जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन उनका कैपिटल का क्या हालत है, 1:1 है ना, वो तो करंट में जाता है लॉजिकली, पहले तो सारा चीज अपन करंट में डालता है, फिर करंट का फाइनल बैलेंस कैपिटल में आता है ना, राइट। तो कैपिटल बैलेंस बिफोर द डिसोल्यूशन तो तुम्हारा 20,000 20,000 ही हुआ ना, आई बात समझ में, वो करंट को नहीं बोलता है,
वो कैपिटल बैलेंस को बोलते हैं। हाँ, फ्लक्चुएटिंग होता तो फिर ये सब प्लस माइनस होता, फ्लक्चुएटिंग होता तो करंट अकाउंट होता ही नहीं। हाँ हाँ, वो फ्लक्चुएटिंग के लिए, जब नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब, जब फिक्स कैपिटल मेथड है तब तो वैसे भी सारे ट्रांजेक्शन हमारे कहां जाते हैं, फिर करंट का फाइनल बैलेंस कैपिटल में आता है ना। तो जब ये तो बात अलग है, इस क्वेश्चन में बोल दिया था कि करंट अकाउंट को पहले सारा कैपिटल में डालो, इसलिए हमने ऐसा किया। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, पहले करंट अकाउंट बनता है, उसमें सारे ट्रांजेक्शन जाएंगे, फिर फाइनल बैलेंस अपन कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। राइट, आई बात समझ में? तो हमारा यहाँ रेशियो क्या है, 1:1। तो आर का डेफिशिएंसी अमाउंट पी और क्यू लेके आएगा, यानी पी एन क्यू देगा आर को, तो एंट्री क्या होगा, पी एन क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, जस्ट लाइक गेनर सेक्रीफाइसर की तरह। ठीक है, तो आर के कैपिटल के क्रेडिट में अपन लिख देंगे बाई पी एन क्यू, दोनों मिलके कितना देंगे, 600 रुपए, और पी और क्यू के डेबिट में चला जाएगा टू आर्स कैपिटल 300 300। क्लियर है? अब फाइनल जो भी बैलेंस पी और क्यू का आ रहा है, या तो ज्यादा आ रहा होगा तो पैसा दे दो, और कम आ रहा है तो उन लोग पैसा लेके आएंगे, एंड वही कॉरेस्पॉन्डिंगली बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग कर देना, तो आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो आपका कैश और बैंक और लोन फ्रॉम पी मैच हो रहा होगा, कोई डाउट? को पैसा लगना है ना, और क्यू को दे रहे हैं, टोटल कैसा कितना होगा, कैश बैंक का 28,000 क्या बोल रहे हैं, कैश बैंक का ना टोटल, हाँ 20,400। ठीक है, चले आगे। कुछ भी लिखता रहता है ये।
देखो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। करें? क्या बोल रहा है? ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1 decided to dissolve their partnership on 31st of March when their balance sheet was as under। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी बोले तो तीन ही नेसेसरी अकाउंट होता है रिजोल्यूशन में। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक। इफ लोन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। ये चार नेसेसरी लेजर अकाउंट है। तो अपन को रियलाइजेशन तो बनाना ही पड़ेगा। अब रियलाइजेशन जब बनाएंगे तो सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी सबसे पहले बुक वैल्यू ट्रांसफर होगा। कौन सा लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में लिख देंगे बाय क्रेडिटर बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 15,700 एंड 6,300। क्लियर है ये? देन सारा एसेट्स रियलाइजेशन का डेबिट में आ जाएगा। कौन सा ट्रांसफर नहीं होगा? बैंक नहीं होगा। फिर सी का कैपिटल और डी का कैपिटल नहीं होगा। ठीक है जी, करो तो फिर ट्रांसफर। फटाफट रियलाइजेशन ड्राफ्ट करिए जी। आगे बढ़ना ही नहीं होता, सबसे पहले यही काम करना होता है। एकदम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन देखते ही रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ो एग्जाम में, फुल फ्लेजेसली फटाफट रियलाइजेशन ड्राफ्ट कर देने का। बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दो। फिर आगे क्वेश्चन में देखते जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रियलाइजेशन बनाने के बाद क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, सारा बैलेंसेस उसमें डाल दो। ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है और सी और डी का डेबिट बैलेंस है, तो वो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और ए और बी का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। और फिर बैंक अकाउंट भी ड्राफ्ट कर लो। ओपनिंग बैलेंस लिख देना 535। इतना होते मेरा बैलेंस शीट स्क्वायर्ड ऑफ हो जाएगा, फिर आगे का काम करेंगे।
हो गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन ऑफ द क्रेडिटर टू सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वाज 5000, यानी क्या बोल रहा है, हमारा क्रेडिटर है वो हमारा पेटेंट लेके जा रहा है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3200, इसका मतलब 3200 का क्रेडिटर्स पे ऑफ हो चुका है। वो कितने क्या लेके गया बदले में, पेटेंट्स लेके गया, राइट। तो क्या उसका कोई अकाउंटिंग होगा, लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में एसेट चला गया तो नो एंट्री, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन खत्म। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400, तो क्रेडिटर बचे कितने, टोटल था 15,700, उसमें से 3,200 को तो हमने क्या दे दिया, पेटेंट्स दे दिया, तो हमारे क्रेडिटर बचे कितने, 12,500, जिसको हम कितना पे कर रहे हैं, 12,100। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू कैश एंड बैंक, इनर कॉलम में लिखेंगे क्रेडिटर्स 12,100, तो यानी क्रेडिटर का काम हो गया, तो टिक कर देते हैं। क्लियर है। इधर पेटेंट का भी काम हो गया क्या, नहीं, पेटेंट का सिर्फ 5,000 का काम हुआ है, टोटल 8,000 के पेटेंट है, उसमें से कौन सा वाला पेटेंट दिया है, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5,000, यानी अभी भी 3,000 का पेटेंट बाकी है, ठीक है। और पेटेंट टेंजिबल होता है या इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, लॉस, ठीक है। फिर बोला देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 20,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, ठीक है, कोई बात नहीं, एंड दिस वाज सरेंडर फॉर 4,500, तो सिंपल सा पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक, इनर कॉलम में लिख देंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 4,500। क्लियर है। रिमेनिंग एसेट्स वे रियलाइज एट द फॉलोइंग वैल्यूज, डेटर्स 10,800, तो डेटर्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इनर कॉलम में 10,800, मेरा डेटर्स पे टिक हो गया। देन स्टॉक 15,600, स्टॉक 15,600, उस पर भी टिक कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 12,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, उस पर भी टिक हो जाएगा। पेटेंट्स एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, बचा कितना था, 3,000, उस पर कितना परसेंट रियलाइज हो रहा है, 60%, दैट मीन्स 1,800। क्लियर है। सारा एसेट्स पे टिक हो गया क्या, प्रीपेड एक्सपेंस कभी भी रियलाइज नहीं होता है, इज इट क्लियर, वो लॉस है। देन आगे क्या बोला, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है तो डेबिट साइड में आएगा, टू कैश एंड बैंक के नीचे 1,500, तो हमारा बैंक का जो वैल्यू है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। क्या सारा लाइबिलिटी पे ऑफ हो गया क्या, एक रह गया ना, ईपीएफ को टिक नहीं किया हमने, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, क्या करेंगे, बुक वैल्यू पे कर दो, ईपीएफ 6,300, अब मेरे पास आउटर कॉलम का वैल्यू आ जाएगा, by which I can calculate profit or loss from realization. Easy है dissolution। क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है,
प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है 23,050 का। बस उसको बांट दो पार्टनर्स में एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एकदम सिंपलेस्ट तरीके से करो। आईसीआई थोड़ा सा अलग तरीके से करता है, बट अपने को सिंपलेस्ट तरीके से करना है। उन लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर को लॉस वॉस नहीं देते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जल्दी जल्दी बच्चे लोग, जल्दी जल्दी। यही लॉस का पोस्टिंग आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कर दोगे। क्लियर है? और जितना भी बैंक का एंट्रीज है वो बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग कर देना। रिलेशन का लॉस ट्रांसफर हो गया पार्टनर्स कैपिटल में, बैंक वाला एंट्री बैंक अकाउंट में कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। डी बिकेम इंसॉल्वेंट and a dividend of 25 paise in a rupee was received in respect of the firm's claim against his estate. Prepare necessary ledger account। क्या बोलता है? डी इंसॉल्वेंट हो चुका है और उससे जितना भी पैसा मिलना है वो कितना लेके आ पा रहा है? सिर्फ 25% ही लेके आ पा रहा है, और बाकी तो कोई ना कोई तो लाएगा। डी ही इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब ए बी और सी सॉल्वेंट है। तो कौन से पार्टनर कंपनसेट करेंगे? पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट। बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट कैपिटल बैलेंस तो ए और बी का ही पॉजिटिव है, क्योंकि और कोई रिजर्व्स वगैरह तो था नहीं जो हमें प्लस माइनस करना है, राइट? तो सिर्फ ए और बी कंपनसेट करेंगे किस रेशियो में? 2:1। तो पहले तो डी का बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है? कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है डी का? उसका बैलेंस कितना आ रहा है? उसका कैपिटल बैलेंस था 8415। उसके बाद में और क्या हुआ? 8415 भी डेबिट बैलेंस था, माइनस में था। देन हमने उसको लॉस दिया कितना? 2305। तो उसका टोटल नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया? 10,720। इसमें से वो कितना लेके आ पा रहा है? 25%। 25% बोले तो कितना? 2680 वो लेके आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। तो डीज कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक 2680, और कॉरेस्पॉन्डिंगली बैंक के डेबिट में लिख देंगे टू डीज कैपिटल। ठीक है, तो इसका शॉर्टफॉल कितना रह गया? 8040। ठीक है जी, 8040 ये रह गया। ये कौन लेके आएगा? ए और बी देगा उसको। किस रेशियो में? कितना ए देगा, कितना बी देगा? बी देगा 2680 और ए 5360। तो एंट्री क्या हो जाएगा?
A is capital account debit, B is capital account debit to D is capital. तो D के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? बाय A is capital, D के कॉलम में 5360 एंड बाय B is capital, D के कॉलम में 2680. D को तो मिल रहा है ना, उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है, तो D के क्रेडिट में लिखेंगे बाय A is capital 5360, बाय B is capital 2680. और A और B का कैपिटल कम हो रहा है तो उसके डेबिट में लिखेंगे टू D's कैपिटल, A के कॉलम में 5360 और B के कॉलम में 2680. क्लियर है? समझ में आया? अब कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकालो. किसी का शॉर्टफॉल है तो वो लेके आएगा और किसी का एक्सेस है तो उसको पे ऑफ कर दो एंड वही चीज बैंक में पोस्टिंग कर दो, आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा. समझ में आयो? तो सी लेके आएगा 7810 और ए और बी को हमें पे ऑफ करना पड़ेगा 25,420 10405. कितना ही आ रहा है आप लोग का? समझ में आया? तो ए और बी को जो हमने पे किया है वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा और सी जो लेके आ रहा है वो बैंक अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा. तो इससे मेरा बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा. मैच हुआ? समझ में आया? ठीक है. तो जब गार्नर वर्सेस मुरे रूल कब लगेगा? जब कोई इंसॉल्वेंट हो गया. ठीक है. इंसॉल्वेंट होने से हमें क्या करना है? उसका जो शॉर्टफॉल पैसा है कौन लेके आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ इन देयर कैपिटल. कैपिटल बैलेंस कौन सी डेट का? बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट. इफ फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिक्स कैपिटल वाला जो वैल्यू है वही ले लेंगे, राइट? और फ्लक्चुएटिंग है तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, आईओसी, आईओडी, ड्राइंग सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका रेशियो लेंगे. क्लियर है? समझ में आया? दैट वाज माय गार्नर वर्सेस मुरे रूल. आपके लिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहेगा, उसमें कुछ डाउट रहेगा तो विल बी डिस्कसिंग. ठीक है. एंड फिर नेक्स्ट क्लास में उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने का तो विल बी टचिंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे आप लोग ब्रेकअप करके डिस्ट्रीब्यूशन करोगे. अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, सारा एसेट्स एक ही बार में रियलाइज कर रहे हैं और सब कुछ एक ही बार में पे ऑफ कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. ठीक है. 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा. वन इज इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2. इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आप घर पे ट्राई करोगे एंड नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है. दोनों इसी कंसेप्ट के ऊपर में है. पहले यदि आप नहीं सको, आप क्या करना, जो क्वेश्चंस किया उसको रिवाइज करना, चेक करना कैसे करते थे, प्रेजेंटेशन को फॉलो करना एंड देन फिर इसको ट्राई करना. इजीली हो जाएगा. इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.